नमस्कार विद्यार्थियों। मोरदर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज अपन राजनीति विज्ञान के अंदर जो अपना पेपर पढ़ रहे थे उसके अंदर आज जिस चीज़ के ऊपर अध्ययन करेंगे वो रहेगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, तो इसकी कुछ स्टोरीज है, कुछ कहानी है जो अपने को पहले थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, भारत आज वर्तमान का देश नहीं है। भारत सदियों से ही इस विश्व के अंदर जाना गया है और वसुधैव कुटुंबकम यहाँ की परंपरा रही है। पहले वृद्ध भारत था ये, लेकिन धीरे धीरे इससे राज्य अलग होते चले गए और फिर आज वर्तमान का ये भारत बन गया है। नहीं तो ये श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अपने नेपाल वगैरह ये सब इसी के अंदर हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से मान लीजिए अपने परिवार में भी 2-3 भाई 4 भाई हैं तो उनका आपस में बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार से क्या कर लिया बंटवारा और ये वर्तमान भारत रह गया। 16वीं सदी की बात है कि 16वीं सदी में भारत है जो अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष के ऊपर था। 16वीं सदी में जो भारत है वो इसकी काफ़ी समृद्ध था ये उस समय और गौरवशाली था, तो इसके लिए बड़े चरमोत्कर्ष के ऊपर था ये। इसलिए यूरोप के अधिकतर देश, यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ के अधिकतर देशों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी इच्छा जागृत की, बड़े लालायित हुए वो। तो यूरोप के अधिकतर जो देश थे वो भारत में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बड़े लालायित थे। तो इसी क्रम के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, पहले थोड़ी सी एक चर्चा करनी पड़ेगी कि जैसे भारत की खोज हुई, पहले भारत की क्या हुई, खोज हुई। और ये हमें पता है कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। देखिए, भारत की खोज, भारत की जो खोज की वो किसने की, वो वास्को डी गामा ने की। और कब की, ये 1498 के अंदर, 1498 ईस्वी के अंदर भारत के उसने क्या की, खोज की। और ये कहाँ का था, ये पुर्तगाल का निवासी था, एक नाविक जिसने भारत की क्या की, खोज की। अब भारत की खोज जब इसने की तो ये भारत के अंदर सर्वप्रथम या कालीकट बंदरगाह के ऊपर ये पहुंचा, दक्षिण भारत के अंदर। और वहाँ जैसे ये पहुंचा, लोगों ने इसका क्या किया, स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में फिर ये यहाँ से जैसे ही वापस गया तो भारत से कुछ काली मिर्च लेकर के गए। लोगों ने दिया इनको वैसे स्वागत के लिए कि भाई ये विदेशी आए हैं यहाँ पर हमारे, तो मान सम्मान के लिए आप, हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो आप इसको ले जाओ। अब ये वहाँ ले गई तो वो जो काली मिर्च है पुर्तगाल के अंदर बड़े उच्च दामों के अंदर बिकी। इसलिए पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए भारत के अंदर। नंबर 1 पर कौन आए, पुर्तगाल से आए। यहाँ पर डच आए, यहाँ पर फ्रांसीसी आए और फिर नंबर 4 के ऊपर यहाँ पर कौन आए, अंग्रेज आए। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। इसी क्रम में आए ये व्यापार करने के लिए कि अपने को यहाँ भारत के अंदर क्या करना है, व्यापार करना है, क्योंकि उस समय ये बड़ा समृद्धशाली देश था।
तो इसी क्रम में जैसे ये लोग यहाँ पर आ गए, डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए। अब अंग्रेज इंग्लैंड के जो निवासी थे, इंग्लैंड के अंदर कुछ लोगों के अंदर, व्यापारिक जो लोग थे उन लोगों के अंदर ये विचार आया कि अपने को क्या करना है, व्यापार करना है। इसलिए अपनी जो एक कंपनी है वो कहाँ, भारत के अंदर क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। अपने यहाँ पर उस समय मुगल साम्राज्य हुआ करता था। तो मुगल साम्राज्य के अंदर भी औरंगजेब से पहले, अकबर के बाद में अकबर के जो बेटे थे जहांगीर के समय की बात है कि ये यहाँ पर आए और फिर जहांगीर ने इन्हें परमिशन दे दिया कि आप यहाँ भारत में अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हो। तो इन्होंने फिर वही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना। ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की और उसका क्या नाम रखा इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो गई। अब ये जो फरमान जारी किया इन लोगों को, तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश एक साम्राज्ञी थी और जिसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था उसका, एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ ने इन्हें व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी। कुछ सालों के लिए, उस समय ट्रम्स हुआ करते थे, तो कुछ सालों के लिए इनको व्यापार करने की अनुमति वहाँ से प्रदान की गई और इन्हें व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। किसके द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा। अब यहाँ कंपटीशन किसका हुआ, व्यापार का हुआ। जैसे ही कंपनियां स्थापित हुई, ये लोग भी थे यहाँ पर, ये भी थे, ये भी थे। अब इनमें आपस में क्या हुआ, व्यापारिक एक प्रतियोगिता हुई और व्यापारिक इस प्रतियोगिता के अंदर पुर्तगाली, डच और फ्रेंच जो थे, ये व्यापारिक कंपनियां हार गई, यानी कि ये विफल हो गई और ये अंग्रेज जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या हो गई, सफल हो गई। और वही सफल होने के बाद में 1750 ईस्वी में कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। कब, 1750 ईस्वी के अंदर। 1750 ईस्वी में इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर शक्ति राजनीति का खेल क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और इसी दौरान अपन देखते हैं कि 1757 के अंदर, 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 ईस्वी में तो प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के अंदर कह दिया कि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, और हमारे यहाँ के जो शासक थे या सेनापति वगैरह थे, उन लोगों को प्रलोभन दे दिया कि आपको शासक बना दिया जाएगा। इस चक्कर में यहाँ पर मीर जाफर जैसे लोगों ने दगाबाजी की और फिर नतीजा ये हुआ कि भारत में लगभग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, स्थापित हो गया। ये कब, ये 1850 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी तक लगभग अपने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब उसके बाद में फिर कई ऐसे भी कारण रहे हैं
कि जिन कारणों की वजह से लोगों ने क्या एकत्र होना यानी कि संगठन बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। अब उसी दौरान में एक क्रांति होती है, कौन सी? 1857 ईस्वी की क्रांति। उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ईस्वी की क्रांति ये होती है भारत के अंदर 1857 की क्रांति, और अपन ने पढ़ी भी है ये 1857 की जो क्रांति है जो, और ये इस क्रांति के होने के जो कारण है वो अनेक कारण रहे हैं। कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक, ये कारण रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा है कि राजनीतिक कारण भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक नीति चलाई थी, राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति चलाई गई, और उसके द्वारा ये इन्होंने क्या है कि गोद निषेध वगैरह एक नीति बनाई कि भाई जिस शासक के जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई दूसरे से पहले रिलेशन के अंदर सगे संबंधियों से किसी को गोद ले लिया करते थे, लेकिन इन्होंने गोद निषेध कर दिया। इस कारण से इन्होंने कई राज्यों को हड़प लिया कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाए। तो उन्होंने राज्य हड़प जो नीति चलाई, उसके कारण कई अपना वापस जो खोया हुआ राज्य था वो प्राप्त करना चाहते थे यहाँ के लोग, जो शासक थे वो। फिर कुछ सामाजिक कारण भी रहे। सामाजिक कारणों में जैसे कई प्रथाएं थी अपने यहाँ पर, जैसे सती प्रथा जो एक वो था, लेकिन सती प्रथा पर क्या बढ़ गया था, एक एक्ट बढ़ गया था, कानून बढ़ गया था। वो कब? 1829 के अंदर सती प्रथा रोक कानून बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कई जैसे प्रजा प्रथा वाला था या बहु विवाह से संबंधित, मतलब ऐसे कई जो सामाजिक कारण थे वो। कुछ धार्मिक कारण भी रहे हैं कि भाई जबरदस्ती लोगों को ईसाई वगैरह बनाना कि आप ईसाई बन जाओगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कुछ पदों पर आपको प्रतिष्ठित किया जाएगा, इस प्रकार का प्रलोभन वगैरह दे करके। तो कुछ धार्मिक कारण रहे, और आर्थिक कारण तो था ही कि लोग यहाँ से ये व्यापारिक कच्चा माल ले जाते थे और सस्ते दामों में बाकी उसको तैयार करके निर्मित करके और जैसे यहाँ भारत में लाते उच्च दामों के अंदर उसे यहाँ पर बेचते थे। तो आर्थिक कारण भी रहे। और सैनिक कारण, तात्कालिक जो कारण था वो क्या था? सैनिक कारण था कि जो उस समय कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, और एक अफवाह फैलाई गई कि भाई कारतूसों के ऊपर जो गाय और सुअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। तो हिंदू जो लोग हैं वो गाय को, आज भी अपन गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। तो अपने धर्म को भी ठेस पहुंच रही थी। तो ये सैनिक कारण भी रहा। दूसरा, जैसे मुस्लिम जो लोग हैं वो सुअर को मानते हैं जिस प्रकार से अपन गाय को मानते हैं। तो इस कारण से ये क्रांति क्या हुई? शुरू हुई। और ये जब क्रांति शुरू हुई तो यहाँ उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये क्रांति क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और ये अपने को पता है कि पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के अंदर अधिकारियों को मार दिया था। उस के बाद में जैसे मेरठ से इसकी शुरुआत होती है मई के अंदर, 10 मई की बात है। और वैसे क्रांति की जो तारीख थी वो क्या तय कर दी गई थी? 31 मई। लेकिन उससे पहले ही पूर्व ही क्या हो गई थी? क्रांति स्टार्ट हो गई थी, जिसका नेता किसे बनाया गया? बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को इसका नेता
बनाया गया और कई जगह यानी लगभग पूरे भारत में तो नहीं हुआ लेकिन कई जगह ये क्रांति स्टार्ट हो गई। लेकिन सबका एक नेता होने के कारण, नेता वयोवृद्ध होने के कारण, नेतृत्वकर्ता और भी बाकी कई ऐसे कारण रहे कि जिस वजह से ये क्रांति क्या असफल रही। लेकिन फिर भी ये इतिहास के अंदर भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के नाम से जाना जाता है कि ये फिर भी ऐसी एक चिंगारी उस समय चली और ये फिर सुलगती ही चली गई और नतीजन ये हुआ कि 90 साल बाद में फिर देश हमारा क्या हो गया, आज़ाद हो गया 1947 के अंदर। तो 1857 की क्रांति। अब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम एक साधारण घटना थी, तो इस असफल संगठन ये जो संग्राम हुआ, इस संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो शासन है ना, उसका ध्यान भारत में कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर गया कि भाई कंपनी ने वहाँ पर शायद इस प्रकार का कुछ बुराइयां की हैं जिस कारण से भारत वाले हमारे से क्या हो गए, नाराज हो गए। तो नतीजा ये हुआ कि परिणाम स्वरूप नवंबर के अंदर 1858 में क्या हुआ कि वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने जो कंपनी का यहाँ जो शासन था उसको हटा करके और स्वयं अपने हाथों में क्या ले ली, बागडोर ले ली। तो सत्ता हस्तांतरण और भारत को श्रेष्ठतर शासन देने के लिए हेतु एक कानून शासन की बागडोर अपने हाथों में उन्होंने ले, ये नतीजा निकला। अब अपन ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ और उसके कारण क्या रहे, अपन इनके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण। राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ और उसके कारण क्या रहे हैं, क्वेश्चन जैसे बनेगा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। वो इसमें 2-3 कारण भी पूछ सकता है या फिर इसका पूर्ण जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी विवरण करवा सकता है। तो अपन सबसे पहले जो कारण रहा उदय होने का, जो कारण था उसमें आएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण था कि सबसे पहले जब भारत वाले एकत्रित होकर के और अंग्रेजों के विरुद्ध इस प्रकार की जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो इससे लोगों के दिल में, दिमाग में एक चीज़ तो जागृत हुई, उसने घर किया कि भाई अपन क्यों न अपने देश को आज़ाद कराएं और अपन सभी यदि एकत्र होकर के एक संगठन में होकर के और अपन इनके विरुद्ध यदि लड़ाई लड़ेंगे तो शायद अपना देश क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, अपने स्वयं के अधिकार हो जाएंगे, इन लोगों के अधीन अपने को नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी के अंदर एक सर चार्ल्स डिल्के की एक पुस्तक है ग्रेटर इंडिया, और उस ग्रेटर इंडिया में लिखा गया क्या कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्रवाई की, अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्रवाई के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी, ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की चरम सीमा थी। क्या थी? चरम सीमा थी। फिर डॉट डॉट रुक गए। दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए। अंग्रेजों ने जब दमन किया तो गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष ग्रामीणों का
वह कत्लेआम किया गया कि मोहम्मद तुगलक भी उससे शर्मा जाएगा। मोहम्मद तुगलक जो हुआ एक ऐसा अत्याचारी शासक, उसकी भी तुलना की गई है कि वो भी उसके सामने क्या शर्मा जाएगा जैसा इन लोगों ने किया। तो सबसे पहले जो उदय का कारण रहा वो रहा 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें ये आपको लिखना है। नंबर 2 पर अपन देखते हैं राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना। लोगों ने, शासकों ने मिलकर के प्रयास किया कि क्यों न राजनीतिक एकता लाई जाए, और राजनीतिक एकता लाने के कारण यदि एकता की स्थापना होगी, और हमें ये पता है कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, और यदि संगठन में शक्ति नहीं है तो फिर अपन अलग अलग बिखर जाएंगे, और फिर ये लोग फिर वही अपनी चाल चलेंगे और अपने को अलग अलग तोड़ करके फिर अपने ऊपर ये अपना आधिपत्य जमा लेंगे और अपने को इनके अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने राजनीतिक एकता की क्या की जाए, स्थापना की जाए। उसके लिए अपने को एक मंच बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सभी अपन राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधेंगे। अब नंबर 3 पर अपन लिख सकते हैं धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। भाई ये भी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारण रहे। नंबर 3 में राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। उस समय अपने को देखने को मिलता है कि काफी धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण हुए, जिसके अंदर अनेक ऐसे संगठन बने, जैसे ब्रह्म समाज बना 1828 के अंदर। किसने बनाया? राजाराम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज कलकत्ता के अंदर और ये आर्य समाज मुंबई के अंदर। रामकृष्ण मिशन बना स्वामी विवेकानंद जी और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट वगैरह के द्वारा। तो उस समय, उस दौरान, उस काल में जैसे राजाराम मोहन राय जी जो है वो पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं। आधुनिक भारत के क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं वो। और पुनर्जागरण का उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। उन्होंने जो ये धार्मिक और सामाजिक जो बुराइयां थी उनको मिटाने का जो प्रयास किया, एक मुहिम चलाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी काफ़ी प्रयास किए और उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि भाई विदेशी शासन चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन एक स्वदेशी शासन यदि कठिन से कठिन भी है ना तो भी अच्छा है, लेकिन विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो ठीक नहीं है। और स्वदेशी अपनाने के ऊपर भी इन्होंने बल दिया, स्वराज्य के ऊपर। स्वराज्य शब्द भी सबसे पहले इन्होंने दिया। स्वामी विवेकानंद जी भी, जिन्होंने विदेशों के अंदर भी अपने जो धर्म है इसकी पताका को फहराया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे भी हुई समाज सुधारक। एनी बिसेंट रहने वाली आयरलैंड की, लेकिन भारत में आकर के उसने एक समाज कल्याण के लिए जो कार्य किया। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई विवेकानंद जी के द्वारा। और देवेंद्रनाथ सेन जैसे, केसी सेन जैसे और पीसी सागर सरकार जैसे विद्वान, धर्म सुधारक, समाज सुधारक जो यहाँ पैदा हुए, जिनके सानिध्य में बहुत संगठन बने और लोगों को एकत्रित करने का एक जो माध्यम मिला, और जिसके द्वारा एक राष्ट्रीय जो आंदोलन उदय के अंदर यानी जलती आग में जो घी डालने का कार्य किया, ये हो सकता है। अभी इसके बहुत सारे और हैं इस उदय के, और उसके कारण वो अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।